I'm Rashid, working at UT Lahore. I did my PhD from Manchester University, again postdoc in 2013. But I'm doing again, I'm a postdoctoral research associate again right now, and I'm working with the same Nobel laureate group. But nowadays there is a lockdown, so now not many people here around. But anyways, I will be trying to tell you about rest of the things. So let's start with our topic and what's the research. So I've thought like, to me, there are two things. Like your host may correct me because what I found, because there was a very less time to organize this thing and they said, okay, do it. To me, I was supposed to think that I need to tell you about how to write your research paper, how to set your topic and rest of the things. This I will cover in this session. And then if you have any question, you may ask me, right? So start then. Yeah, I have one question. Yep, of course. Talk in Urdu, sir. Please talk in Urdu. Okay. Sani anonymous. Okay जी, I'm quite happy कि मैं आपसे उर्दू में भी बात कर लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अच्छा जी, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो हमें क्या जरूरत है इस रिसर्च करने की? दिस इज इम्पोर्टेंट. देखिए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं आजकल. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई हुई हैं. आप देख सकते हैं कि हर नए दिन आपको टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेवोल्यूशन मिल रही है, चाहे वो आपके मोबाइल्स हों, चाहे लैपटॉप्स हों. तो अगर आप पीछे चले जाइए कोई 10-15 साल पहले, तो नो वन कैन इमेजिन कि आप इस तरह बातें करेंगे. आपके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है, आप दुनिया के किसी कॉर्नर पे हो, ग्लोबल विलेज बन चुके हुए हैं. लिहाजा देयर इज अ टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस थिंग. और जब कभी ये प्रोग्रेस होती है तो हमेशा इसके पीछे जो वर्क किया जाता है उसको जाहिर बात है कहीं रिकॉर्ड किया जाता है, और वो स्टेप बाय स्टेप आप इस लेवल तक पहुंचे हैं. देयर इज नो शॉर्टकट. इसको सीख के समझ के आप आगे आए. You learn from the guys who have already spent some time in this area, और उसको आप यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप आप आगे चलते हैं. तो रिसर्च हमें ये बता करे उन लोगों का जो एफर्ट है, उन लोगों का सारी बात है, दे हैव वर्क इन दिस एरिया, उनको एक्नॉलेज करना जरूरी होता है. तो यही हमें नॉर्म सिखाती है रिसर्च. और इफ यू फाइंड समथिंग रिसर्च की, देखिए अभी हम देखेंगे आगे. I'll tell you about the story of this Nobel Prize. You might be आपको भी हैरानी होगी कि अच्छा ऐसा होता रहा. Okay, let's see what happens. कि ना मेरा ना can you see now? So it was 2000 जब ये ग्राफीन डिस्कवर हो रही थी, 2004-5 की बात है. और वहाँ पे एक कॉलीग था हमारा, उसका नाम था डा जैंग. He was basically from China. और जो ग्राफाइट है वो आप जानते हैं, ग्राफाइट पेंसिल से आप काम करते हैं. आप यू राइट डाउन होमवर्क जैसे स्कूल में करते रहे, जिसको हम कच्ची पेंसिल कहते हैं इस ज़बान में. तो वो बेसिकली ग्राफाइट है जिसमें मिलियंस ऑफ प्लेन्स होते हैं, जो उसकी एक लेयर, एटॉमिक लेयर निकालना, विच इज कॉल्ड ग्राफीन. ग्राफाइट से ग्राफीन. बट दे वर not having idea how it can be. लोग मुख्तलिफ तरीके यूज कर रहे थे. कोई लोग जो थे वो दे आर यूजिंग AFM टिप, कि आप जो है इसको एक प्लेन को स्क्रैच करके सेपरेट कर दें. कुछ लोग ये कर रहे थे कि एक्सफोलिएट करने की कोशिश करें, किसी तरह से एट्रीशन करने की कोशिश करें. देयर आर डिफरेंट वेज टू डू दिस थिंग, बट नो वन वाज हैविंग
idea how to do this thing. तो इतनी साइंस टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी थी, लेकिन फिर भी आपके पास कोई आइडिया नहीं था कि it is possible, how to do. No one knows about this thing. Now अब यहाँ से स्टोरी आपको मैं बताता हूँ कि how it happened, और यही आपके सामने एक चीज होगी रिसर्च के लिए. तो वो जो डा जैंग था जो कि पीएचडी कर रहा था, उसको ये टास्क दिया गया बाय एंड्री गाइम कि तुमने ग्राफाइट को थिन करना है, कैन यू मेक थिनेस्ट पॉसिबल. और हमें याद है ना, हम मुसलमान हैं, वी नो अबाउट दिस जूज बजूज की कौम है जो आके रोज दीवार चाटती है और मेक इट थिन, और रात को फिर चले जाते हैं और अगले दिन फिर बन जाते हैं. सिमिलर केस, उसको भी एक ग्राफाइट की डिस्क दे दी गई और उसके बाद कहा गया कि आपने इसको थिन करना है यूजिंग सम सैंड पेपर. वो रोज आता था, उसको सैंड पेपर से थिन करता था, करता, लेकिन इवेंचुअली कभी वो ब्रेक हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था. लिहाजा वो ही काम करता है. इवेंचुअली ही फेड अप कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या काम पे पीएचडी कर रहा हूँ कि मैं ये मालशिया बन गया हूँ. जैसे मैं मजाक कर रहा हूँ वैसे, लेकिन जर्नल बता रहा हूँ. सो ये हुआ कि उन्होंने हमें साथ, वो लोग चले गए, जो लोग थे देवर गॉन, और उन्होंने कहा कि ओके हम कुछ नहीं कर सकते. फिर अब क्या करें जी. वो वापस चाइना चला गया, अपना सैंपल वहीं पे छोड़ के, वही अराउंड अक्रॉस द टेबल छोड़ के चला गया. और वो 2 महीने बाद वापस आया, आके ना चले फिर शुरू करते हैं. तो मेटलर्जिकल वाले जो लोग हैं उन्हें पता है कि देयर इज अ वे टू क्लीन द सरफेस यूजिंग अ टेप. अब टेप को आप सरफेस पे लगाएं तो व्हाट एवर द डस्ट यू हैव, वो इस टेप के साथ वो अटैच हो जाती है एंड यू गेट अ क्लीन सरफेस. तो उसके सैंपल भी सारी बात है, डस्ट उसके ऊपर पड़ गई थी. तो सम गाय इन मटेरियल दे सेड इफ यू वांट टू क्लीन योर सैंपल, तो बेस्ट थिंग इज इट इज ऑलरेडी फ्रेजाइल, तो आप उसके ऊपर टेप्स का फाइन. तो ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि उसने टेप लगाई, उसके ऊपर टेप से प्रेस किया ताकि जितनी डस्ट है इसके साथ अटैच हो जाए, और उस टेप को पकड़ के वो साथ रख दिया पकड़ के टेबल के कॉर्नर पे, और खुद फिर सैंपल को सैंड पेपर से लेना शुरू कर दिया. और इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंस कि एंड्री गाइम, प्रोफेसर एंड्री गाइम, ही केम एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द डिस्क ही लुक एट द टेप. और टेप जो थी वो, उसमें इतने थिन प्लेन्स मौजूद थे कि जो वन कैन नॉट डू दिस थिंग. सो वहां से पता चला कि टेप है ये, तो मैकेनिकली एक्सफोलिएट कर दिया हमने एटॉमिक प्लेन्स को. तो मैकेनिकल एक्सफोलिएशन वाज द टेक्निक जिससे हमने एटॉमिक लेयर को सेपरेट किया. और उसकी बेसिक रीजन फिर शुरू हो गई कि यस, जो प्लेन्स होते हैं एटॉमिक प्लेन्स, दे आर स्टैक्ड वन अपॉन अदर विद वीक वंडर वाल फोर्सेस, और उसके बाद इसी को हम रिप कर सकते हैं. तो ये दिस वाज द प्राइमरी टेक्निक. और फिर यहाँ से शुरू हुआ कि ओके यस वी कैन मेक सिंगल एटॉमिक लेयर. सो आप जरा गौर करें, आप गौर करें कि हाउ मेनी इयर्स इट टुक. यानी अगर मैं देखूं तो फ्रॉम 1564 से ये काम हुआ था. 1564 से ये काम था, लेकिन ये हुआ कि अपेरेंटली अभी जो है 432 इयर्स लगे इसको जस्ट 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जाने के लिए. सो और फिर वहां से एक न्यू रिसर्च का स्टार्ट हुआ कि भाई वी आर डीलिंग विद द एटॉमिक लेयर और उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो मैं ये कहता हूं कि देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ रिसर्च. हम कभी भी ये ना कहें कि और विद इन द स्पैन ऑफ 4 में डिस्कवर हुई, 4 to 10, 6 years में नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड. और एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वाइट पॉसिबल है कि ऐसे रिमार्केबल डिस्कवरीज आपने भी की हो, लेकिन यू हैव टू मेक योर रीडर्स बिलीव करें आप पे कि आपने क्या फाइंडिंग्स हैं आपकी. कई दफा लोग आप पे इंतजाम मतलब यकीन नहीं करते कि नो इट्स नॉट पॉसिबल. सो यही चीज इनके साथ भी हुई. इन 2004 they wrote a paper about their findings, ठीक है, और it was submitted to Nature, which is a highest prestige journal, just to tell them what are their research findings. और क्या हुआ कि it was twice rejected by Nature, that paper. They are not believing it. Oh, it's not possible. So फिर क्या होता है जब वो नहीं होता ऐसा, तो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा
Akib Nawaz. Okay, we have some question. Okay, anyways. So what happens कि उसके बाद उन्होंने they were not believing it कि ऐसा हो सकता है, लेकिन eventually उन्होंने किसी और जर्नल में publish किया, that was the Science. So twice rejected by the Nature and then accepted in Science, और Nobel Prize उसी पेपर के ऊपर, उसी फाइंडिंग के ऊपर दिया गया. So this is something for you people कि आप की फाइंडिंग जो होती हैं वो significant हो सकती हैं, but you have to deal with. Okay, so अभी हम start लेते हैं कि आपने how to write a research paper मिसाल के तौर पे. अब आपको जाहिर बात है आपके जो सुपरवाइजर्स हैं जो ही आप फाइनल ईयर में जाते हैं तो आपको कहते हैं टू राइट अ काइंड ऑफ थीसिस और अ काइंड ऑफ पेपर. थीसिस का ही स्मॉलेस्ट फॉर्म जो होती है वो आपका पेपर होता है. तो वो कैसे लिखना है वो चीजें आपके साथ शेयर करना जरूरी होती है बिकॉज पीपल आर जस्ट जंपिंग लुकिंग एट द थीसिस इन द लाइब्रेरी. अच्छा उसने ऐसे किया हम भी ऐसे ही करके देखें. तो व्हाई नॉट टू हैव अ प्रॉपर डिस्कशन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीजें होती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, दे आर वेरी डिसेंट कोलीग्स ऑफ अस एट भी होते हैं क्योंकि मैं अपनी पार्टी को भी साथ ही रखता हूं कि जो आपको टफ टाइम देते हैं दे आर नॉट हैप्पी टू डिस्कस विद यू. सो यू हैव टू जंप इनटू द पूल एंड यू सी ओके अब क्या करें अब क्या करें अब क्या. तो ऐसे केस में भी आप लोगों को इफ यू नीड एनी assistance you are most welcome, you can write me. I'm quite happy to help you in this. So अभी हम बता रहे हैं कि किस तरह हमने इस ट्रैक पे चलना है. तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं how to find a research. जब मैं था ना मैं सोचा करता था कि how come ये आइडिया कैसे आता है. आइडिया कैसे आता है कि भाई ये जो मटेरियल है ये प्रॉपर्टीज कैसे एक्सप्लोर की गई. हाउ कम दिस प्रॉपर्टीज वर एक्सप्लोर. हाउ कम दिस प्रॉपर्टीज वर एक्सप्लोर. ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि इनको हाउ कम दे नो कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है. जब मैं आई यूज्ड टू बी ऑफ योर एज तो पता ये चला कि ये दिस इज ऑल द रिलेटिव टर्म्स. मैं आपको ये सिंपलेस्ट वे आपको बता रहा हूँ. रिलेटिव टर्म्स क्या होती हैं. मिसाल के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को देखते हैं तो गैलियम आर्सेनाइड से काम शुरू हुआ. ओके, गैलियम आर्सेनाइड की जो प्रॉपर्टीज उसकी चेक की गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज बैंड स्ट्रक्चर सब देखा गया. अगर हम किसी भी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चलना चाहते हैं सिलिकॉन टेक्नोलॉजी और गैलियम आर्सेनाइड पे हम चलते हैं तो हम
लेकिन पहला चीज क्या है कि उसके बारे में बताना कि वो बंदा क्या है, या रिसर्च में आपकी वो फाइंडिंग्स क्या हैं, ब्रीफली बताना इन हाफ अ पेज और इन वन पैराग्राफ। दिस इज कॉल्ड बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट। तो आप जब कभी अपनी रिसर्च फाइंडिंग होती है तो आपने समराइज करना होता है, नॉट मोर देन अ पैराग्राफ। क्या होता है कि आपके पास जो, क्योंकि सेक्शन मैंने बता दिया, उसको बारी बारी हम देखेंगे, तो उसको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करना होता है किसको, अपने रीडर्स को, कि आप क्या कर रहे हैं और मेथोडोलॉजी और रिसर्च फाइंडिंग्स क्या है। तो ये है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताना। ओके, उसके बाद हम चलते हैं इंट्रोडक्शन और थीसिस, कैसे आप उसकी स्टेटमेंट होती है। तो आपने ओवरऑल पर्पस ऑफ स्टडी बताना होता है कि भाई हमने ये काम क्यों किया है, और उसकी फाइंड करना है कि हम इसमें से क्या चीज करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी कि एक बंदा जो है वो काम कर रहा है जी मैकेनिक। तो भाई यूटीएम के साथ इसकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ तो मेजर की गई है, तो आपका काम क्या है। आपने कहा ओके, व्हाई नॉट आई यूज अ हार्ड कोटिंग विद स्टील, और फिर उसके साथ मैं इसकी देखूं क्या इफेक्ट आया है। आपने प्रीवियस जो काम हुआ है आपने उसके अंदर ऐड कर लिया, अलॉय बना के काम कर लिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट चीज होगी जो कि पहले नहीं हुआ। जिस तरह कोई बंदा कंपोजिट बनाता है, मिसाल के तौर पर अगर पॉलीमर का बंदा है, तो कंपोजिट में भी क्या होता है, आपके पास दो में और एक फिलर होता है। और इसको मैं आसान जबान में बताऊं तो ये इस तरह होता है कि मैट्रिक्स वो जिसकी तादाद क्वांटिटी ज्यादा होती है, और फिलर जिसकी क्वांटिटी कम होती है। और इसमें एक सीमेंट होता है, वो आपका मैट्रिक्स है, और इसमें सीमेंट जो थोड़ी तादाद में डालते हैं वो आपका फिलर हो गया। लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो रेजिडुअल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो कंपोजिट हम इसलिए बनाते हैं कि मैट्रिक्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाए बाय एडिंग द फिलर। तो ये भी चीज हमारे सामने आ गई। अब लोग क्या करते हैं कि एक बंदे ने, फर्ज करें कोई पॉलीमर ले लिया है, पीवीसी ले लिया है, पीवीसी के अंदर एक बंदे ने पकड़ के कार्बन नैनो ट्यूब्स डाल दी और एक ने रेयन फाइबर डाल दिए। सो देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट, अब दोनों का काम मैट्रिक सेम है, लेकिन जब दो डिफरेंट मटेरियल ऐड करेंगे तो आपकी फाइंडिंग्स डिफरेंट है। दोनों वही काम कर रहे हैं, उसके मैकेनिकल डीएमए के साथ या उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बट दोनों के रिजल्ट्स क्या आएंगे, डिफरेंट। सो आपको आइडिया मिल जाता है कि अच्छा इस पे मटेरियल पे काम हुआ है तो मैंने डिफरेंट किस तरह करना है। तो आप देखते हैं कि लिटरेचर से क्या ये काम पहले हुआ या नहीं हुआ, यू कैन चेक विद लिटरेचर, और वो काम आप चेक करना शुरू कर देते हैं, ये तो नहीं हुआ, चलो मैं ये करके देखता हूँ। फिर एक ही चीज को, इवन देखिए रिसर्च में आपके पास इतनी होती है पॉसिबिलिटीज, आपको इतनी आपको डाइवर्सिटी हो सकती है कि यू कैन डू एनीथिंग। मैंने भी पीवीसी लिया, उसके अंदर कार्बन नैनो ट्यूब्स डाल दी। दूसरे बंदे ने भी पीवीसी लिया, उसने भी कार्बन नैनो ट्यूब्स डाल दी। एक बंदे ने क्या किया, डिफरेंस देखिए, एक बंदे ने मैट्रिक्स लेके, फर्स्ट करो मैट्रिक्स था पीवीसी, उसमें उसने 1 ग्राम डाली, फिर 2 ग्राम डाली, फिर 3 ग्राम डाली, उसने अपनी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर ली। दूसरे ने क्या किया, सिर्फ 3 ग्राम ही डाली और उसका टेम्परेचर एनालिसिस करना शुरू कर दिया। अच्छा 30 डिग्री पे किस तरह बिहेव कर रहा है, 50 डिग्री पे किस तरह बिहेव कर रहा है, 70 डिग्री पे कैसे बिहेव कर रहा है। तो इसकी अपनी फाइंडिंग्स, दोनों के मटेरियल सेम है, बेस मटेरियल भी सेम है, लेकिन उनकी आउटपुट जो है वो क्या है, डिफरेंट है। यही कंट्रीब्यूशन चलेगा। तो ऐसा भी होता है इस टाइम जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हैं तो आपके साथ एक सुपरवाइजर के साथ 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो उनके प्रोजेक्ट समटाइम इस तरह भी डिफर करते हैं कि भाई उनकी बेस तो एक होती है लेकिन आगे फाइंडिंग्स डिफरेंट होती चली जाती है। लिहाजा ये भी कंट्रीब्यूशन होता है, तो इसको भी हम एक्नॉलेज करते हैं। तो आगे हम चलते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात की, ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया, फिर इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। ओवरऑल पर्पस ऑफ स्टडी क्या था, हम क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद कोई रिसर्च क्वेश्चन है और इसकी ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं। भाई ये चीजें ब्रीफ बैकग्राउंड कहां से हमें पता चले। कोई बंदा पूछता है ना कि हाउ वुड आई नो कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, तो भाई उसके लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या आप बुक्स पढ़ेंगे।
तो भाई उसके बारे में लोगों ने क्या बताया है, या उसके बारे में लेटेस्ट बुक्स में क्या आया है, यही दो चीजें हैं ना। तो आप इसका इंट्रोडक्शन जो ही करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी ग्राफिंग के बारे में बताइए, तो अब आप शुरू कहां से करेंगे? भाई इस पे काम तो 1966 में हो रहा था। तो आप उस बंदे को एक्नॉलेज करेंगे कि पहली दफा ग्राफाइट के बारे में इसने इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताया कि भाई इसके एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, मुझे तो नहीं पता था ना। तो आई नीड टू एक्नॉलेज दैट गाय। वहां से शुरू होते 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 फिर मैंने क्या करना है जी, ग्राफिन के बारे में, इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे है, कितने लोगों ने मेजर किया है, क्या क्या चीजें देखी, तो आई विल फाइंड द पेपर्स और बुक्स। अब मैं क्या करूंगा, वो अपनी स्टेटमेंट फिर बताते हैं। वो आपका बेसिकली थीसिस का जो टाइटल होता है वो बता रहा होता है कि आपने क्या फाइंड किया है। जैसे आप कहते हैं जी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एड एटम्स ऑन कार्बन नैनोट्यूब्स, या का ग्राफीन पे बात कर लेते हैं। लिहाजा ये काम अगर किसी ने नहीं किया हुआ एड एटम्स का, अब फर्ज करो किसी ने किया हुआ एड एटम्स मिसाल के तौर पे, तो एक बंदे ने सिल्वर के साथ किया हुआ है, आप गोल्ड कर लीजिए, ये भी आपके पास ऑप्शन होगा, क्योंकि व्हेन यू ऐड टू डिफरेंट स्पीशीज यू कैन गेट डिफरेंट आंसर। तो इस स्टेज के ऊपर आपको पता हो कि यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, लेकिन कैसे, वो आगे चीजें आएंगी। अच्छा जी, तो अब फर्ज करें, मिसाल दे रहा हूं कि एक बंदे ने सिल्वर के साथ काम किया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने क्या करना है? मतलब आपने एक इंट्रोडक्शन ले लिया, आई वांट टू ऐड गोल्ड एटम्स इन किसी से कार्बन नैनोट्यूब्स के अंदर, या आप कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं उसके अंदर मैं डालना चाहता हूं। अब उस मैट्रिक्स पे सिल्वर के साथ काम हुआ हुआ है और उसने 4-5 ऑब्जर्वेशन ली हुई है, मैंने ये मेजर किया, मैंने उसकी स्ट्रेंथ मेजर की, मैंने उसकी कंडक्टिविटी मेजर की, मैंने उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मेजर की। तो भाई आप भी यही मटेरियल डालें और वही काम चेक करें, और कंपैरेटिव एनालिसिस आपके पास आ जाएगा कि योर फाइंडिंग्स आर बेटर और प्रीवियस वन बेटर। तो ये चीजें भी आपको पता चल जाता है, डायरेक्शन मिल जाती है, ओके मैं ये काम करूँ। अच्छा, फिर कई दफा एक और चीज आगे जब मेथोडोलॉजी पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल हम यहाँ पे चल रहे हैं आगे। लिटरेचर रिव्यू क्या होगा कि आपने अपनी फाइंडिंग कैसे का लोगों ने काम किया है, तो आपने उसके बारे में बताना है, हाईलाइट मेन इश्यूज, और उसके बारे में जो कंट्रोवर्सीज हैं उसके बारे में बताना है। अच्छा, अब आगे जाके मेथोडोलॉजी के बारे में आएगा। मेथोडोलॉजी क्या है कि किस तरह से हम काम करेंगे। अच्छा, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, मेथोडोलॉजी आमतौर पर सेम होती है। कई दफा आप सिर्फ मेथोडोलॉजी को डिफरेंट करके आउटपुट सेम ले सकते हैं और रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। एक मिसाल मैं देता हूं, ग्राफीन को पहली दफा किसने बनाया? सिंपल स्कॉच टेप से पील करके बना दिया गया, ओके बन गई। लेटर ऑन लोगों ने कहा कि नहीं, हम तो इसको केमिकल वेपर डेपोजिशन से भी बना सकते हैं। वो बनाने की रेसिपी एक पब्लिश हो गई। एक बंदे ने कहा नहीं नहीं भाई, ये जो चीजें हैं ना सीवीडी के बजाय हम तो इटरेशन से कर सकते हैं, वो कर लेते हैं। अच्छा, एक्सपेंडेड ग्राफाइट से बना लेते हैं, वो भी बन गया। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, इसको फंक्शनलाइज कर देते हैं, ग्राफाइट को ग्राफाइट ऑक्साइड बनाते हैं, जीओ बनाते हैं और वहां से रिड्यूस कर लेते हैं ऑक्सीजन को। लिहाजा आपके पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब आपकी चॉइस होती है कि अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट, मिसाल के तौर पे मैं इससे ट्रांजिस्टर बनाना चाहता हूं एक ग्राफीन से, तो आई विल फाइंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स इन इट। तो मेरा क्या होगा, मैं वो मेथड देखूंगा जो मुझे हाईएस्ट मोबिलिटी देता है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्वालिटी अच्छी है, वो मैटर करती है इसके लिए। तो लिहाजा मैं नहीं जाऊंगा सीवीडी की तरफ, मैं नहीं जाऊंगा हैमर्स मेथड की तरफ। लिहाजा you need to figure it out of many methods which suits you, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू स्टडी। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब ये कई दफा ऐसा होता है कि आपके सुपरवाइजर आपसे कह देते हैं ओके जी मेथोडोलॉजी खुद पढ़ें और बेस्ट मेथोडोलॉजी मेरे पास लेके आए। अब आप बैठ जाते हैं, ये भी मेथड है, ये भी मेथड है, मैं क्या करूं इसका? तो यू गेट सम टाइम आप 4-5 मेथड बैठ जाते हैं, लेकिन अभी आप सोच रहे होते हैं व्हाट टू डू। तो इवेंचुअली पता ही चलता है कि वो मेथड्स तो सारे हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने फाइंडिंग्स डिफरेंट है। तो जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिए एक ही मेथड होता है। लिहाजा ये चीज को जरा आप ध्यान में रख लिया करें, जब मेथोडोलॉजी है हाउ टू मेक दैट मटेरियल, तो वो चीजों को आपने जरा सा देख लेना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो डेमोन्स्ट्रेट करना that you are aware of the research method used to study this topic,
तो मेथड, कलेक्शन डाटा वगैरह। तो ये मेथडोलॉजी जो पेपर भी लिखते हैं तो उसमें भी आपने प्रेसी फॉर्म में लिख देते हैं कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, खत्म। तो यू हैव टू मेंशन, जैसे मैंने बताया कि जो रिसर्च पेपर होता है एक्चुअली कहाँ से निकलता है, आपके थीसिस में से निकलता है। तो थीसिस की वही एक स्मॉल फॉर्म है, उसका खुलासा होता है जो कि आप अपनी फाइंडिंग्स बताते हैं। और रिसर्च का फिर रिजल्ट क्या होता है, तो प्रेजेंट द फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च किसी ऑर्डर में आप करते हैं यूजिंग जो भी हेडिंग्स हैं, प्लान, मेथोडोलॉजी और हेडिंग्स ऑफ पैटर्न फाउंड इन द रिसर्च, जो भी आप काम कर रहे हैं। और इफ यू हैव सम डिस्कशन एंड में कि भाई आपने आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं और ऐसा क्यों हुआ है, यू नीड टू टेल देम एज वेल। ठीक है, क्या ये अनएक्सपेक्टेड था, नई चीज बन गई है, तो आप उसके मुताबिक बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी और उसकी बैकग्राउंड। तो यहां तक हमने अभी एक काम किया। एंड में कंक्लूजन होता है कि सम अप कर लीजिए अपनी फाइंडिंग को, और उसके बाद आप चलते हैं रेफरेंस। रेफरेंस में क्या चीज शामिल होती है, यहां तक लाने में किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। आपने अगर इंट्रोडक्शन या आपने लिटरेचर सर्वे किया है तो आप इस पढ़े हैं, जो बुक्स पढ़ी हैं वो आपके रेफरेंसेस में आते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद एंड में आपकी एक्नॉलेजमेंट्स होती हैं जिसमें आपने बताते हैं कि भाई मेरे यहाँ तक पहुंचने में कौन से पार्टिसिपेंट, कौन लोग थे, ऑर्गेनाइजेशंस क्या थी, क्या क्या, किस किस ने मेरी हेल्प की, तो वो सब चीजें यहाँ तक एक काम होता है। ठीक है जी। अब किस तरह लिखना है वो बात होगी, राइट, बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं। और याद रखिए, जैसे मैंने आपको भी बताया कि नेवर फील के आप जो हैं डिसअपॉइंट ना होइए। जैसे कई लोग जो होते हैं, और वैसे भी आपको पता है पेपर लिखना आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जो खासकर एमएससी वाले हैं, देयर इज अ पॉलिसी इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दैट यू नीड टू सबमिट अ पेपर टू गेट योर डिग्री। सो ये चीज का फॉर्मेट भी आपके जहन में होना चाहिए कि यस वी हैव टू डू एंड वी हैव टू राइट एट द एंड, तो इसलिए आपको आसानी रहेगी। सो हम ये करते हैं, ये चलते हैं जी, हाउ टू राइट अबाउट पेपर। सो देखते हैं। तो मेरे सामने सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, ये वही चीजों का जरा सी एक्सप्लेनेशन है जो कि मैंने आपको शुरू में फॉर्मेट बताया है कि क्या स्ट्रक्चर होता है एक थीसिस का, एक रिसर्च पेपर का, और उसी के मुताबिक हम जरा से एक्सप्लेन करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होगा, ये समरी होती है, मैंने आपको बताया। और किसकी समरी है, वही जो मेन आपका क्लेम है या आर्गुमेंट है कि आपकी फाइंडिंग क्या है, हमने ये काम किया। और जहां से क्या चीज, क्वेश्चन को आप यहाँ पे एड्रेस करते हैं, व्हाई डिड यू डू दिस स्टडी, अच्छा, व्हाई डिड यू डू, हाउ, कैसे किया, व्हाट डिड यू फाइंड, व्हाट योर, जो फाइंडिंग्स थे उनका मतलब क्या था। अब इसके बारे में जरा सी आपको बताते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स बना लिए, जर्नल में ट्रेंड बता, भाई आपने क्या करना चाह रहे थे, आप यूवी प्रोटेक्शन करना चाह रहे थे। ओके, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपने, लोगों ने अभी तक बनाए थे जिंक के से 300 नैनोमीटर, आपने बना लिया 200 नैनोमीटर। ओके, दैट्स गुड। कैसे बनाए, आपने स्पेसिफिकली बताया। और इससे क्या हुआ, इससे जो ब्लॉकेज थी, जो यूवी ब्लॉकेज थी, इतने परसेंट चेंज हो गई, इंप्रूव हो गई। तो दिस इज अ कंट्रीब्यूशन। लिहाजा यही मेन चीज एब्स्ट्रैक्ट होती है कि आपने ये स्टडी प्रोजेक्ट क्यों किया, टू इन्वेस्टिगेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी। कैसे किया वो आपने बताया, क्या आपने फाइंड किया, वो सर्टेन मेथड से आपने उसे बनाया, क्या फाइंडिंग हुई कि भाई देयर इज इंप्रूवमेंट इन इट, और इस तरह से आप अपने उसको समराइज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर। सो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग, इट वाज नेवर डन बिफोर। अब आगे चलते हैं, तो उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन आ जाता है, वही चीजें। और इसका मतलब क्या होता है कि आपने इस पेपर के लिए आपने क्या क्या खुद पढ़ा, क्या बेस आपने रख के यहाँ तक पहुंचे हैं, और इसके लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, व्हाई द टॉपिक इज वर्थ रीडिंग, क्योंकि आप थोड़ा सा उसकी तमहीद बांधना होता है बेसिकली। और इस चीज को ही, यही मार्केटिंग है। तो आपने अपना पेपर लिखना है और आपने उसके बारे में बताना है कि यस दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन, इट वाज नेवर डन बिफोर। तो ये मार्केटिंग होती है अपनी रिसर्च की, यहाँ पे भी चलती है। और फिर ओवरव्यू होता है कि रेस्ट ऑफ द पेपर्स, लोगों ने क्या काम किया, उसने ये काम किया, उसने ये काम किया, तो वो लिटरेचर रिव्यू आ जाए। लोगों ने जो काम किया वो आप लिटरेचर रिव्यू से चले जाते हैं कि भाई अभी तक
कहाँ तक हम पहुंचे हैं, प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज क्या है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। अब जो रिसर्च पेपर होते हैं वो भी पब्लिश होते हैं ईयरली, कि भाई साल में ये काम हुआ है, इससे पिछले यहाँ तक हुआ था, उससे पीछे यहाँ तक हुआ था, तो इस तरह कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट है। तो आप भी जब रिसर्च करते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम से 10 years बैक से लेकर आज तक क्या हुआ है, ये इंप्रूवमेंट उसकी आई है, और आज हम ये काम कर रहे हैं। तो लिहाजा जो रीडर आपका होता है उसको 10 साल से आज तक की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जस्ट बाय रीडिंग योर पेपर। तो वो अच्छा हो जाता है आपके लिए कि आप लोगों को एक ट्रैक भी बताते हैं कि आई एम नॉट टॉकिंग लाइक दिस, बल्कि एक पूरा ट्रैक है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाट्स द क्वालिटी ऑफ द स्टडीज जो आपने देखी है। क्वालिटी ऑफ स्टडी को हम कैसे देखते हैं, यू रिव्यूड, वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ये बात करते हैं क्वालिटी ऑफ द जर्नल, आपने रिसर्च पेपर कहाँ से लिया है। तो लिहाजा ये क्वालिटी को देखने के लिए हर रिसर्च के इम्पैक्ट होते हैं, जिसे इम्पैक्ट फैक्टर भी कहते हैं, मैं इसको इस तरह कह लेता हूँ। लिहाजा अब उसकी जो न्यू फाइंडिंग्स हैं, जो रेयर फाइंडिंग्स हैं, अगर वो आप पब्लिश कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर अच्छी होता है, अच्छे जर्नल में पब्लिश होती है। लिहाजा ये जो रिव्यू आप करते हैं कोशिश क्या करें कि कैसे जर्नल से करें जिसका हाई इम्पैक्ट फैक्टर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं बच्चों को कि भाई वो पेपर जो हमने इसके इंट्रोडक्शन के लिए या हेल्प के लिए लेने हैं, रिव्यू के लिए, कहाँ से लें। तो आमतौर पर दे आर नॉट फ्री, आप घर बैठ के उनको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आपको यूनिवर्सिटी सर्वर में, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ली होती है थ्रू HEC, तो आप लोग जाके वहां पे इस काम को कर सकते हैं, पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फिर लाइब्रेरी बना सकते हैं ताकि हम इसके बारे में काम कर सकें। तो ये यहाँ पे बात है कि क्वालिटी, फर्ज करें कि मैंने एक काम कर रहा हूँ और मैं सारे जर्नल जहाँ से भी रिव्यू ले रहा हूँ, मैं मेहरान यूनिवर्सिटी का जर्नल ले लेता हूँ, मैं दाएं बाएं ले लेता हूँ जिसको कोई नहीं जानता, तो अच्छी बात है, ये भी फाइंडिंग्स तो हैं, लेकिन जो आपको लेटेस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है विच इज एक्सोटिक, डिफरेंट फ्रॉम दैट, हैव नॉट डन बिफोर, तो आपको एक अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल से पता चल जाता है। ठीक है जी। एंड उसके बाद क्या, हाउ विल यू प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू द एक्सिस्टिंग लिटरेचर। सारी बात है, आप उसमें एडिशन कर रहे हैं तो वो भी उसके बारे में आप बताते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप लिखते हैं। फिर आ जाती है मेथोडोलॉजी, आपने कैसे उसको लिखना। तो फिर वही बात, डेमोन्स्ट्रेट यू आर अवेयर ऑफ द रिसर्च मेथड्स। लोगों ने किया हुआ, लेकिन आपने भी क्या किया है उसके बारे में पढ़ा है। अच्छा जी, 4 मेथड है, 5 मेथड है, तो व्हाई यू आर सिलेक्टिंग दिस, क्योंकि आपके काम के लिए, जैसे फर्ज करें मैंने ना ग्राफिन कंपोजिट बनाने, मैं ग्राफिन का बंदा हूं इसलिए ग्राफिन के बारे में जरा सी फोकस कर देता हूं। मैंने ग्राफिन कंपोजिट बनाने हैं, मिसाल के ग्राफिन बेस्ड कंपोजिट्स, तो भाई मैं क्या करूंगा, क्या मैं मैकेनिकल एक्सफोलिएशन वाली ग्राफिन लूंगा? नहीं भाई, वो तो मैं तब यूज करूंगा जब मुझे हाई क्वालिटी चाहिए होगी फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज के लिए। उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के लिए मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि इसने तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यूज कर लूंगा ये जियो वाला मेथड, रिड्यूस ग्राफिन ऑक्साइड डाल के, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में बन जाती है। तो आई नीड जस्ट टू एनहांस द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सो ये चीजें फिर इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप उस फील्ड में जाते हैं कि व्हाट यू वांट टू डू। लोग आमतौर पे पूछते हैं अपने टीचर से या सुपरवाइजर से पूछते हैं कि जी मैं ना जी ये मेथड यूज कर लूं, क्यों जी, इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो इसलिए इस चीज को नोट कर लीजिए कि देयर माइट बी डिफरेंट मेथडोलॉजीज, लोगों ने पब्लिश किए हैं क्योंकि दे वर डिफरेंट, लेकिन उनके एम क्या थे, टू एक्सप्लोर डिफरेंट फीचर्स। तो लिहाजा आपने वो मेथड यूज करना होता है जो आपकी प्रपोज्ड रिसर्च के लिए यूज किया गया। अब जैसे एक बंदे ने बनाना है, ट्रांजिस्टर्स बनाने हैं, तो वो कभी भी CVD वाली तो ले लेगा, लेकिन कभी भी वो नहीं लेगा जिसमें उसने वो जियो को रिड्यूस करके किया है, वो नहीं करेगा। तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना होता है, मेथोडोलॉजी के बारे में आप जानते हैं, इसके लिए हम क्यों यूज कर रहे हैं, आपको जस्टिफाई करना होता है। और कंक्लूजन में क्या होता है कि आप सम ऑफ योर फाइंडिंग कर लेते हैं और सिग्निफिकेंस कर लेते हैं आउटकम ऑफ योर स्टडीज, और इसके मुताबिक आप अपनी रिकमेंडेशन बताते हैं कि हाँ ये हो सकता है, इसमें इस तरह फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है, इसको फ्यूचर वर्क कहते हैं। और कंक्लूजन में क्या हो गया, टू प्रेजेंट योर फाइंडिंग ऑफ योर रिसर्च इन ऑर्डरली मैनर यूजिंग हेडिंग्स, जो भी अब आगे आ जाएगा कि हाउ टू राइट अ पेपर, जिस तरह उन्होंने बताया गया है,
और उसके मुताबिक आपने काम करना, और एंड में डिस्कशन है टू अंडरस्टैंड योर डाटा, जो आपने सजेस्ट किया है उसको किस तरह अंडरस्टैंड करें। ये चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ टू राइट अ पेपर। और एंड में क्या होता है, रेफरेंसेस होते हैं। और रेफरेंसेस क्या होते हैं, वो मटेरियल है जिसको हमने साइट किया है कि भाई इस बंदे ने यहाँ तक काम किया था, उसके बाद इस बंदे ने यहाँ तक काम किया, उसके काम को, किसी और के काम को आप जो यहाँ पे बताते हैं उसे कहते हैं रेफरेंस देना। रेफरेंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम आगे बात करेंगे उसकी, लेकिन उसमें याद क्या रखना है, नीड्स टू कंटेन ऑल वर्क साइटेड इन दैट, जो भी टेक्स्ट है उसके मुताबिक आपने करना है, ठीक है जी। और उसके बाद यहां तक आपका एक पेपर खत्म हुआ। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो प्लेजिज्म होता है ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप किसी का काम, ये होते हैं कि डिसऑनेस्टी इन रिसर्च, आप किसी का काम अपने नाम से नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। वो जैसे हमने एक लतीफा पढ़ा था, तो वो कहते हैं जी आज इस दफा पेपर क्यों रह गया, कहता पेपर तो बड़ा आसान था पर वो हाथ बनाने में ना टाइम लग गया। तो यही चीज था कि प्लेजिज्म क्या होता है, दिस इज अ शॉर्टकट, किसी ने काम किया है आप अपने नाम से उसको पब्लिश कर दिए तो मैंने किया। और ऐसे कई केसेस हुए हैं इवन पाकिस्तान में, जिसमें लोगों ने ये काम किया एंड दे वर कॉट एंड ब्लैक लिस्टेड। तो ये चीज गलत है कि आप शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट आप लेते नहीं, वो टेम्पररी होता है और वो आपको हमेशा नुकसानदेही देता है और आपको धड़का लगा रहता है पता नहीं क्या हो। सो मेक श्योर दैट वट एवर यू आर डूइंग, दैट्स प्योरली योर वर्क। तो हमारे पास क्या है, पासिंग ऑफ समवन एल्स वर्क एज योर ओन, दिस इज कॉल्ड प्लेजर। और वी डू दिस डेलिबरेटली, बिकॉज जब फैसला होता है तो आप ये नहीं कहते मैंने देखा नहीं, मैं ओवरसाइट कर गया, मैंने नहीं किया। तो वो जब देखते हैं तो फिर तो अब फैसला सुना दिया जाता है। और उसमें क्या होते हैं जी, कब प्लेजर कंसीडर होता है, जब किसी के काम को आप एक्नॉलेज ना करें, डाटा टेबल फिगर जो भी आपने बनाए हैं उसको आप ये ना बताएं कि भाई ये तो उसका काम है, आप साथ ही बता रहे ये तो मेरा अपना काम। और फिर रहता है फ्रेजिंग, जो आपने लिख रहा है सोर्स मटेरियल उसे कॉपी पेस्ट करना। तो देखिए क्या चीज आप एक थीसिस में कॉपी कर सकते हैं। अगर आपने एक तस्वीर लिया गूगल से, तो वो किसी पेपर से है तो प्लीज साइट दैट पेपर, ताकि कोई इसको गलत नहीं कहेगा। अगर आपने ग्राफ बनाया है, टेबल लिया है, डाटा लिया है, तो प्लीज एक्नॉलेज दैट गाय। और लोग जो होते हैं वो दे कैन बी कैप्चर्ड। इसलिए ऑनेस्टी इज दिस, कि जो आपने काम किया है वो आपका काम है, जो किसी ने किया है आप उसे एक्नॉलेज करें। तो ये जो प्लेजिज्म होता है, इसके लिए भी हमारे पास एंड में जब आप अपना थीसिस लिख लेते हैं तो उसको फिर स्कैन किया जाता है। हमारे पास यूनिवर्सिटी जो है यूटी लाहौर और बल्कि पूरे पाकिस्तान में HEC की तरफ से, और यहाँ पे यूके में भी वही सॉफ्टवेयर है जिसे कहते हैं टर्निटिन। टर्निटिन हमें ये फ्रीडम देता है कि वी कैन चेक योर डॉक्यूमेंट विद thousands of the publication कि भाई what is a percentage similarity, और आपके लिए सिमिलैरिटी जो एक्सेप्टेबल है लेसर देन, आई थिंक मैं तो अपने स्टूडेंट को कहता हूँ लेसर देन 10% रही है, बट इट कैन बी अप टू 15% जो कि एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। अब उसमें आगे क्या चीज आती है आप उसको भी देख लीजिए। आगे है आपके पास फ्रेज को करना, और फ्रेज में क्या है जी, आपके सामने है कि किसी का पकड़ा और अपने लिख दिया। हाँ ये आप जरूर कर सकते हैं। देखिए यहां तक आपको फ्रीडम मिल चुका है कि किसी ने कोई बात कही है उसको अपने अल्फाज में लिख लो, अपने अल्फाज में लिख लेना, आप प्लेजिज्म को रिमूव कर देते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर किसी ने ये काम किया है कि भाई 3 weeks आफ्टर कैटरीना वार्निंग ऑफ द जो अराइवल ऑफ द हरिकेन रीटा सेंट residents of the city such as Houston, जो भी टेक्सास है, rushing to evacuate fears of their lives. Unfortunately, Hurricane Rita turned out to be much less severe than Katrina. However, mass जो evacuation थी like this brings hazards to their own. अब ये एक बंदे ने लिखा है। उसी चीज को राइट साइड पर अगर मैं डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करूंगा तो मैं उसका मुर्तकिब हो जाऊंगा प्लेजिज्म का।
लेकिन आपने उसे क्या किया, अपने अल्फाज में लिखा, वही चीज है, लेकिन उन्होंने इसके ऑर्डर को दाएं बाएं कर दिया, सेम वर्ड में दे दिया, दोनों में सेम स्टोरी बताई गई, लेकिन अल्फाज का चुनाव डिफरेंट। इससे पता ही चला कि आपने अपनी एफर्ट की है, ये नहीं किया कि किसी को पकड़े कॉपी पेस्ट कर दो टाइम बचाओ। अनफॉर्चुनेटली यहां पे मैं आपको बताता हूं, हमारे इस चीज को देखते हुए कई ऐसे केस मैंने खुद देखे अपनी यूनिवर्सिटी में भी, कि बच्चे जो है इससे लिखने से घबराते हैं और वो ऐसे ऐसे कारनामे कर जाते हैं कि आपको हैरानगी होती है कि व्हाट दे आर डूइंग। एंड फॉर गॉड सेक आई एम टेलिंग यू, देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स जो कि ये रीफ्रेजिंग करने के लिए आजकल वो लॉन्च किए हुए हैं। दे गेट मनी एंड ट्राई टू ऑटोमेटिकली रीफेज, आप अपना डाटा भेज देते हैं, वो रीफेज करते हैं, और वो क्या होता है, वो जस्ट वोकैबुलरी है, वो पकड़ के उनका जो है सिनोनियम ऐड कर देते हैं, लेकिन वो सिनोनियम ऐसे होते हैं कि आपको परेशानी हो जाती है कि बट दे हैव रिटन, आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वर्ड ऐसे, जैसे इसकी मिसाल देता हूँ, कहते हैं यूनिट्स कैन बी डिफाइंड। अब यूनिट्स को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, अब इसको ये लिखा हो यूनिट्स कैन बी प्रेज्ड, तारीफ की जा सकती है, जैसे आई वांट टू प्रेज यू, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, और इसी को लिखा हुआ आई वांट टू डिफाइन यू। सो बज़ाहिर जो ये जो एंटी फ्रेज, जो रीफ्रेज करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इसी तरह का काम करते हैं। मिसाल के तौर पे एक दफा मैंने एक बच्चे को ऐसी थीसिस देखा, मुझे बड़ी हंसी आई, उसने ये रीफ्रेजिंग पे काम किया था। जैसे आमतौर पे मेटलर्जी वाले हों या इलेक्ट्रिकल वाले हों, कभी किसी मटेरियल को, किसी सिलिकॉन वेफर को साफ करना हो या ड्राई करना हो, तो यू यूज नाइट्रोजन गन। नाइट्रोजन गन क्या है, ये बिल्कुल ऐसी ही गन है जैसे कभी आप अपनी बाइक का पेट्रोल चेंज करवाने, सॉरी वो ऑयल चेंज करवाने जाएं, तो वो एक मोटर चलाता है, उसके साथ वो गन हवा मारता है, वो गन होती है। इस इज जस्ट लाइक द सेम थिंग, लेकिन नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ होती है, इसे नाइट्रोजन गन कहते हैं, और उस ब्लो से आप ड्राई कर लेते हो। अब उसने रीफ्रेज क्या किया हुआ था जो सॉफ्टवेयर से, तो आया हुआ था जी, अबाउट नाइट्रोजन गन, इट इज अ वेपन यूज्ड टू ड्राई मटेरियल। अब मैंने फौरन देखा कि वेपन किधर से आ गया, ये वो रीफ्रेजिंग का काम हो गया, दिस इज नॉट गन, उसने गन है तो उसने वेपन कर दिया। सो दिस इज समथिंग, सो प्लीज इसके लिए रीफ्रेजिंग के लिए आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और आप क्या करते हैं, आप अपने अल्फाज में लिखते हैं, मैं भी आपको दिखाऊंगा कुछ चीजें। उसमें यह है कि जब आप ये टर्निटिन यूज करते हैं, तो वो फौरन आपका स्कैन करता है, डॉक्यूमेंट बता देता है कि भाई ये पूरा पैराग्राफ आपने यहां से उठाया है, इस पेपर से ये पैराग्राफ यहां से उठाया, और वो एम्बैरेसमेंट हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने अल्फाज में लिखिए, रीफ्रेजिंग करिए लिटरेचर को, और ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं। और उसके बाद होता है जी, बिब्लियोग्राफी होती है आपकी, लिस्ट ऑफ द सोर्सेज यू यूज टू गेट इंफॉर्मेशन। बिब्लियोग्राफी में क्या क्या चीजें आती होंगी, बुक्स हैं आपके पास, रिसर्च पेपर्स हैं, इवन आर्टिकल्स हैं, वो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। और बिब्लियोग्राफी आपके पास मिल जाती है, आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये कुछ फॉर्मेट्स बताए गए हैं, और वो गाइडलाइन एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर्स हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे मैं एम यूजिंग मेंडलेज फॉर रेफरेंस, जो कंपाइलर के तौर पे यूज करता हूँ, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो। ये फिर बताया गया है कि अगर एक पेपर लिखना है, ये भी हमारी, अगर आप ओरिक को देखें, ओरिक के अंदर तो आप फॉर्मेट मिल जाता है कि अच्छा भाई आपने थीसिस लिखना है, तो थीसिस के लिए ये फॉर्मेट रखना है, ये स्टैंडर्ड साइज रखना है, टॉप बॉटम पे इतना गैप लेना है, तो ये बिल्कुल एडिटिंग का काम है। ये पेपर अगर लिखना है तो उसके लिए ये साइज रखें, लीव ऑन स्पेस, ये हर किसी के ये बिल्कुल फॉर्मेट दिया जाता है। इस तरह जब आप किसी जर्नल में पेपर भेजते हैं, फर्ज करें मैं नेचर मटेरियल में भेजा है, वो हर जर्नल के लिए अवेलेबल होती है। इसी तरह थीसिस के लिए भी जो गाइडलाइन होती है, वो हर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद होती है। गाइडलाइन आप अपने ऑफिस से, ग्रेजुएट ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली समथिंग दैट यू नीड फॉर राइट। So we have some queries, please. I'm open now.
एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ कैन वी एक्सेस रिसर्च पेपर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सर्वर। ये बड़ा अच्छी बात है। देखिए इसमें इसका आंसर ये है कि देखिए जब आप अपने लाइब्रेरी में भी बैठते हैं ना, तो होता यूं है कि आप लाइब्रेरी से पेपर यूनिवर्सिटी का जवाब तो हो जाएगा, देयर इज नो इश्यू। और एक तरीका ये होगा कि आगे आपने रेफरेंस को किस तरह आपने लाइब्रेरी कैसे बनानी है उन पेपर्स की, तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू मेक ए लाइब्रेरी सो दैट यू कैन यूज इट एट सम टाइम। एनीथिंग एल्स मेरे पास और क्या है? वेयर कैन वी राइट टू यू? ओके भाई देखो बेटा, मेरा ईमेल एड्रेस जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आई डोंट माइंड, आई एम क्वाइट हैप्पी टू हेल्प यू। लेकिन ये है कि आई विल रिप्लाई यू, कभी थोड़ा डिले हो जाए तो प्लीज जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना फौरन आप कहते हैं साडा हक एथे रख, ये वाली चीज ना कर लीजिए, या ये वाला कर लीजिए या ये वाला कर लीजिए जो अभी करंट है at manchester.ac.uk। नहीं नहीं, देखिए आपने लिखा हुआ है कि वेल यू मीन दैट इंटरनेट ऑफ यूनिवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट रादर देन स्पेसिफिक डोमेन साइट। नो इट्स नॉट सच थिंग, बिकॉज होता यह है कि आपकी सब्सक्रिप्शन होती है जर्नल के लिए। HEC has paid a huge amount of money to the corresponding journals to get the access, yearly access, सब्सक्रिप्शन ली गई है। अगर आप अपने तौर से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन उस डायरेक्ट जर्नल की, तो टू जस्ट डाउनलोड अ पेपर यू गो फॉर से, वो डिपेंड करता है उसकी अमाउंट पे, कोई 200 पाउंड का एक पेपर डाउनलोड करके देते हैं, यू हैव टू पे दिस एंड गेट इट। सो दिस इज मेन थिंग कि आप कई दफा अपने पेपर डाउनलोड करने होते हैं तो आप एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं। अच्छा एक और मैं चीज आपको यहाँ बता अपने ये स्टूडेंट ऑडियंस के लिए, देखिए एक होता है HTML वर्जन। जो HTML वर्जन होता है उसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर मुझे जरूरत नहीं है पूरा पेपर डाउनलोड करने की, इतनी इंफॉर्मेशन HTML में दे देते हैं, वो उसका एब्स्ट्रैक्ट भी बता देते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी भी आपको नजर आ जाती है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं होती फाइंडिंग्स, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन आप उसकी बिब्लियोग्राफी वो भी डाउनलोड कर लेते हैं, साइटेशन भी। तो ये चीजें तो आपके पास मिल जाती हैं आपको, लेकिन होता है कि अगर आप अपनी लाइब्रेरी में पेपर पूरा रखना चाहते हैं तो फिर आई थिंक आपको PDF डाउनलोड वो इजाजत नहीं देते हैं, तो इसलिए आपको ये करना पड़ता है, डायरेक्ट साइट से आप नहीं डाउनलोड कर पाएंगे until unless you got the subscription of that। ये वलीद का क्वेश्चन था। और दूसरा तरीका कई दफा ऐसा होता है कि फर्ज करें मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, आपके भी ऐसे ही कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, वो ऐसे ही बाहर की यूनिवर्सिटीज में जहाँ पे जरा एक्सेस इजी है और ज्यादा है सब्सक्रिप्शन जर्नल्स की, तो आप जस्ट राइट देम कि ये पेपर मुझे भेज दीजिए। अभी रिसेंटली मुझे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक बंदे ने पेपर भेजा कि मुझे आई नीड दिस एज अ रेफरेंस, तो मैंने उसको डाउनलोड करके मेल कर दिया। सो दिस इज हैपनिंग। आप अपनी उस रियलिटी को आप इनकार नहीं कर सकते कि वी हैव टू लिमिट सम टाइम। जी एक और मैसेज है हमारे पास। ओके और कोई चीज? जी एनी मोर क्वेश्चन? Well, there are questions in the Q&A portion. Q&A portion, अच्छा जी Q&A portion मैं चैट को देख रहा था। ओके रिव्यू आर्टिकल, ओके ठीक है। अच्छा जी देखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज इम्पैक्ट फैक्टर फ्रॉम जून। अभी तो मैं जरा आपके इसके बारे में बता देता हूँ। देयर आर ह्यूज मटेरियल अवेलेबल in case of this impact factor, what are the factors, वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे आप इम्पैक्ट फैक्टर असाइन किया जाता है। ऑफ कोर्स वो नंबर ऑफ रीडर्स भी होते हैं, वो पीयर रिव्यू जर्नल है,
उसकी साइटेशन कितनी है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, और ये भी मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। लेकिन इन शॉर्ट हम इसमें अभी नहीं घुसते हैं। लेकिन हमारे जो HEC ने भी अभी ये जून 2020 से पहले कैटेगरी वाइज था, ये अलाउ कर दिया। पहले तो अलाउ कर देते थे कि जिसका इम्पैक्ट फैक्टर नहीं भी है, अब वो भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन 2020 के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, एंड क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज बेसिकली अ पैरामीटर which is based upon the impact factor. This is the simplest way to answer this question. So higher the impact factor, at least you have the impact factor. उन्होंने एक रख दिया है एक स्टैंडर्ड कि these are the journals with impact factor, उसकी कैटेगरी W होती है। और अगर आप चेक करना चाहें कि किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर है या नहीं है, वो इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है या नहीं है, तो आप, ये मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, आप जर्नल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ये आप जस्ट टाइप करें गूगल पे, ये वाला HJRS, ये है HEC का जर्नल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, और वो HEC ऐसे लिखे गूगल पे, साथ ही वो उसका लिंक आ जाएगा। तो आप आराम से वहां पे उसे ओपन करेंगे, वहां पे टाइप कर दीजिए जर्नल का, उसकी कैटेगरी बता देगा कि इफ इट इज W कैटेगरी, दैट मींस इट इज इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल। फॉर लिटरेचर रिव्यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू, फॉर लिटरेचर रिव्यू आप बुक भी ले सकते हैं, आप वेबसाइट भी ले सकते हैं, आप इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल भी ले सकते हैं, आप स्कोपस बेस्ड जर्नल भी ले सकते हैं, आप जो है इवन ये जो है वाई कैटेगरी जिसका नहीं इम्पैक्ट फैक्टर होता वो भी ले सकते हैं। सो मेन थिंग इज कि आप ये चेक कर सकते हैं HEC ने अच्छा काम किया है, HJRS HEC, ताकि आपको याद हो कि हमने जो पेपर भेजना है, फर्ज करें आपने डिग्री लेना चाहते हैं, तो आपको सुपरवाइजर कहेगा प्लीज सबमिट पेपर। भाई कहाँ सबमिट करना है? किसी जर्नल में करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई वो जर्नल HEC के क्राइटेरिया के मुताबिक है या HEC रिकॉग्नाइज है कि नहीं है? वो आप यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो वो तमाम जर्नल्स जो HEC रिकॉग्नाइज्ड हैं, आप जस्ट टाइप इट एंड HEC रिपोर्ट दे देता है, यस यू कैन सबमिट इन इट। अच्छा जी, अगला सवाल था जी, टॉक अबाउट सम अबाउट रिव्यू आर्टिकल। क्या होता है? देखिए, रिव्यू आर्टिकल में आपकी अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। अपनी कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि आपकी रिसर्च फाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन रिव्यू आर्टिकल आपको एक फायदा दे देता है। फायदा क्या देता है? मिसाल के तौर पे कि आपको 20 पेपर ढूंढने नहीं पड़ते। जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक रिव्यू लिखा था, लेकिन वो मेडिकल फिजिक्स के बारे में था। उस रिव्यू में मैंने क्या किया, तकरीबन 250 पेपर लिए, 250 रेफरेंस पेपर्स, उनकी फाइंडिंग उस पर्टिकुलर मतलब जो एरिया था उसके मुतालिक लिखी। जैसे फर्ज करते हैं कि कैंसर सेल्स हैं, उसको किस तरह हम उसकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। अब उस पे 100 बंदों ने अगर काम किया हुआ है या 500 बंदों ने काम किया हुआ है, तो मैंने 500 बंदों की मेथोडोलॉजी लेके एक पेपर में लिख दी। क्या हुआ कि जो मेरे रीडर्स होंगे उनको अब वो 500 पेपर पढ़ने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो एक पेपर पढ़ेंगे, उसमें पता चल जाएगा इस बंदे ने इस तरह किया था, इस बंदे ने इस तरह किया था, एक बंदे ने इस तरह किया था। लेकिन आपका काम क्या होगा इस रिव्यू पेपर में? अगर आपको अच्छा रिव्यू पेपर मिल जाता है तो आपने जो इनके रेफरेंसेस फिर नीचे दिए होंगे, जो 250 पेपर का रेफरेंस दिया, उसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। वो क्रॉस रेफरेंस, बल्कि हम एक मीटिंग रखेंगे जिसमें सिर्फ रेफरेंसेस क्या होते हैं, क्रॉस रेफरेंसेस क्या होते हैं, साइटेशन क्या है, किस तरह रेफरेंसेस को कंपाइल करना होता है, लाइब्रेरी कैसे बनानी है। तो we can talk about this later on. It's not a big deal. अच्छा जी, which semester is ideal to start doing research work for undergraduate? देखिए, होता यूं है कि मैंने एक आइडिया लॉन्च किया था। उसमें होता था, ये कहा था यूटी के अंदर, स्पेसिफिकली यूटी के अंदर, कि भाई फॉर रिसर्च देयर आर नो डोमेन्स। अपने डोर्स को ओपन कर लीजिए। आप रिसर्च में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी एरिया में जाके रिसर्च कर लें, किसी भी टीचर के साथ जाके करें, ताकि आपको ये वो ना हो कि आप इसके साथ नहीं कर सकते, आप इस फील्ड में नहीं कर सकते।
जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में होता है, इफ यू वांट टू डू रिसर्च आप यू कैन चूज एनी सुपरवाइजर एंड यू कैन वर्क विद इट। जब आप 7th हैं ना, उस वक्त जरा सा शुरू कर दीजिए, जरा सा देखना कि इन दिस एरिया आई एम इंटरेस्टेड। अपने सीनियर के साथ जो काम कर रहे होते हैं जरा उनके साथ टाइम गुजारें, ताकि आपको पता चले अच्छा इसमें कर रहे हैं काम, कोई 2-4 होते हैं ना आपके जो सीनियर, अच्छा वो कर रहे हैं, उनके साथ बैठे किस एरिया में डिस्कशन करें जरा, ताकि आपको पता चल जाए होना शुरू हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से अच्छे टीचर्स हैं, वो फीडबैक भी मिल जाती है आपको। तो आप राइट फ्रॉम 6 सेमेस्टर से ही 5th से 6 में आप अपने सीनियर के साथ बातें करना शुरू कर दें कि भाई हाँ इस तरह हो जाए। एक लिखा हुआ है जी, हाउ वी कैन रिलेट प्रीवियस लिटरेचर विद आवर रिसेंट रिसर्च वर्क इन थीसिस। देखिए, जो आप मेन चीज क्या है, फर्ज करें आज आप काम कर, मैं इसलिए क्योंकि रिलेट इस तरह कर, कुछ पेपर्स इंट्रोडक्शन में ये होते हैं कि जो उस मटेरियल की इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी इसी का हिस्सा होता है, कि मटेरियल की इंफॉर्मेशन, कि भाई ये स्टील था, चलो स्टील की बात, या ग्राफीन की बात है, भाई ग्राफीन है क्या, भाई इसके बारे में तो पिछले 19th सेंचुरी में भी बताया गया था, भाई ये मटेरियल होता है। ओके जी फाइन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था हाउ, ये होता है कि उस ज्यादातर पहले आप ना चीजों को ब्रॉड और फिर नैरो करते चले जाते हैं। पहले बताते हैं लिटरेचर में उस मटेरियल के बारे में, हाँ जी ये मटेरियल है, इट वाज डिस्कवर्ड लाइक दिस, इसकी ये प्रॉपर्टीज इसने डिस्कस की, ये डिस्कस की, ये प्रॉपर्टीज की एग्जॉटिक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो आप काम कर रहे हैं आप उसकी तरफ फोकस कर रहे हैं। तो उसमें फिर आपको पेपर, यानी आपने स्टार्ट लेना उसकी डिस्कवरी से, भाई पहली दफा किसने इसके बारे में बताया, उसके बाद ये काम इसमें, फिर मॉडिफिकेशन हुई, इसमें ये चीजें ऐड हुई। इस तरह से क्या होता है, आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को नैरो करते चले जाते हैं पैरामिड बना के, कि भाई सबका कंट्रीब्यूशन बता के, और इवेंचुअली आप, अब मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। तो लिहाजा अगर मैं ग्राफाइट की बात कर रहा हूँ, ग्राफिन तो 2004 में आई, जो सिंगल लेयर, लेकिन ये लेयर स्ट्रक्चर होता है वो तो उसने 1564 से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मैं बताऊंगा जी, पहली दफा इसने इसकी मॉडल इसने बताया था, तो आज देखने उसका काम क्या, उसने सिर्फ आइडिया दिया था, मैं उसको भी एक्नॉलेज कर रहा हूँ। लेकिन फिर जब आइसोलेशन की बात आएगी तो वो 2000 में भी किसी ने किया, वो 2001 ने भी किया, मैं उसका भी बताऊंगा, उसने इस तरह से करने की कोशिश की पर वो अनसक्सेसफुल रहा। उसने सिंगल लेयर नहीं 10 लेयर बनाई, इसने 6 लेयर बनाई, इसने 1 लेयर बनाई। अच्छा ये लिखा हुआ है जी, फॉर लिटरेचर व्यू इफ द पेपर वी रेफर आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट और जस्टिफाई आवर रिसर्च कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल इट इज रिलेटेड टू 30-40% ऑफ आवर रिसर्च, देन इट्स फाइन, यार यू कैन रेफर। देखिए सम टाइम यू कैन रेफर अ पेपर, जैसे मैं मिसाल दे रहा हूँ, कंपोजिट बना रहे हैं, अब कंपोजिट जो बना रहे हैं, मैंने बनाना था कार्बन नैनो ट्यूब पीवीसी के साथ, और एक बंदे ने क्या किया, बीएनटी मिला के सिरेमिक मटेरियल को ऐड करके उसने अपना काम कर दिया कंपोजिट बनाने के लिए, पॉलीमर में सिरेमिक ऐड कर दिया। लेकिन दोनों ने यूज क्या किया, मेल्ट मिक्सर किया, तो भाई मेथडोलॉजी तो सेम आ गई ना, पीवीसी भी सेम हो गया, भाई उसका जो फिगर चेंज कर दिया ना उन्होंने, तो लिहाजा उसका काम कुछ और था, उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काम करना था, कंपोजिट पे किस तरह इफेक्ट करते हैं, इसने पकड़ के और काम करना था, इसने ओनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे। लिहाजा अगर 40% भी मैच हो रहा हो तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर इन मेडिकल साइंस इज सेम, यस। वैसे भी आप जब थीसिस लिखते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ राइटिंग थीसिस। आप कोई सा भी थीसिस लिख लीजिए, आप पेपर लिख लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, जो आपका रिसर्च पेपर होता है वो प्रेस ही होता है, किसका, आपके थीसिस का। और आप कोई सा भी रिसर्च पेपर पढ़ लेंगे उसमें बेसिक नॉर्म्स यही हैं, you have to have a
एब्स्ट्रैक्ट, फिर आप इंट्रोडक्शन में जाते हैं। हाँ, थीसिस में ये जरूर होता है, थीसिस में आप 6 चैप्टर लिख देते हैं मिसाल के तौर। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई आपने पहला लिख लिया, एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, फिर चैप्टर 1 आप लिखते इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर सर्वे, एक चैप्टर लिख दीजिए। दूसरे चैप्टर को आप रख लीजिए मटेरियल फंडामेंटल्स एंड डायग्नोस्टिक, कि भाई मैं जो मटेरियल ले रहा हूं उसकी फंडामेंटल्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, वो आप उसके बारे में बता दिए, ये चीजें कर सकते। 3 चैप्टर हो गए। चौथे में एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड रिजल्ट्स, बात खत्म हो गई। या कोई तीसरे में मैं ये भी कह देता हूं, कभी कभी पहले में आपने इंट्रोडक्शन कर लिया, दूसरे में आपने कर लिया मटेरियल फंडामेंटल्स, ठीक है, एंड डायग्नोस्टिक, तीसरा सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर लिया, और चौथे में आपने रिजल्ट डिस्कशन करके खत्म कर दिया। तो ये चीजें भी साथ शामिल हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन मेडिकल साइंसेज में भी बेसिक यही होता है। अब फर्ज करें किसी बंदे ने अपने 2 प्रोजेक्ट कर लिया, फर्ज करें उसने ना एक चैप्टर को रख लिया, उसने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज रख लिया, दूसरे ने रख लिया इसकी जी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज रख लिया, उसने 2 चैप्टर सेपरेट कर दिए एक ही मटेरियल के बारे में, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा था मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है। लेकिन जो पेपर लिख रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि आप दोनों को इकट्ठा लिखें, आप पेपर में तो सिर्फ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी डिफेंड कर सकते हैं। तो इसलिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपके पेपर में से, आपके सॉरी थीसिस में से एक से ज्यादा पेपर निकल आते हैं। तो इसलिए मेन स्ट्रक्चर सेम होता है, चाहे वो मेडिकल का हो या आपका इंजीनियरिंग का हो। तो मेन जो फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, डिस्कशन, और वैसे भी आप कोई पेपर पढ़ लीजिए, आप उस पेपर से वैसे पता चल जाता है, हाँ जी एब्स्ट्रैक्ट दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और उसकी मेथोडोलॉजी बताई हुई है, रिजल्ट, जितने पेशेंट डाटा, हम तो इसमें डाटा ले लेते हैं, फर्ज करें मटेरियल्स का हम ले लेते हैं जी, XRD क्या है, SCM क्या है, ये क्या है, तो यही चीजें वहां पे भी मेडिकल साइंसेस में भी होती है। तो इसलिए आप कहेंगे दिस इज एंटायरली द सेम थिंग, ओनली थिंग इज कि डोमेन डिफरेंट है। लिखा हुआ है जी, इस रिसर्च वर्क इज नेसेसरी टू गेट एडमिशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी फॉर MS। नो, MS के लिए नहीं होता। और मैं हमेशा बच्चों से भला क्या कहता हूं, देखो 2 वेज हैं। रिसर्च अब तब कीजिए जब आपने आगे, मतलब आगे भी रिसर्च को कंटिन्यू करना है। लेकिन अनफोर्सीन ये होता है कि हमारे सामने कुछ ऐसे लोग हैं, फर्ज करें UT के अंदर लोग आ जाते हैं, he is Axian or he is a SDO somewhere and he is doing his MS. He is not doing any research, he is not interested in research, he just want to get degree to get his some benefit out of it, increment. तो इसको रिसर्च को मजाक नहीं, जरूरत ना बनाइए। कुछ लोग जरूरत के तहत करते हैं, दे आर गुड। मिसाल के तौर पे आजकल अल्टरनेटिव पेपर लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहां से निकलते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट अपनी कवर करते हैं, और ये कम ईयर, और वो उसी बेस पे आपका GPA होता है, आप यहाँ पे आ जाते हैं, विद इन 10 months यू हैव योर MS टॉट कोर्स के साथ, और वापस चले जाते हैं, और इट इज एक्सेप्टेबल बाय HEC। इसी चीज को देखने के लिए अब उन्होंने भी अल्टरनेट टू थीसिस कर लिया है। लेकिन ये है कि यस, आपका क्वेश्चन था कि रिसर्च फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए MS के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट आप बताते तो हैं आपने कोई प्रोजेक्ट किया है। लेकिन रिसर्च अभी, यहाँ पे भी जब आते हैं तो आपसे 2 चीजें पूछी जाती हैं, यू वांट टू डू MS विद रिसर्च और MS विद, जब जस्ट इसे असाइनमेंट कह देते हैं, बाय टॉट कोर्स। तो आपकी मर्जी है, आप टॉट कोर्स लेके वापस आ जाइए, या आप रिसर्च करना चाहते हैं एंड देन यू कंटिन्यू टू योर PhD। तो आमतौर पे जो बंदा PhD करता है उसके लिए MS रिसर्च के लिए जरूरी होता है। ये एक साइलेंट फैक्टर है कि जरूरी है, अगर आपने PhD करनी है तो उसके लिए आपका MS इन रिसर्च होना जरूरी है। लेकिन MS इन रिसर्च के लिए BSc में रिसर्च होना जरूरी नहीं है। जी, एनी मोर थिंग?
So there's a new question in the chat box, and there's also a question about getting the paper published. In the chat box क्या है जी? Chat box. Let me see. Sorry about this. Yeah, this is chat box. Chat box. Yeah, how much it's different to do research in computer-based topic like and deep learning. Okay, AL and deep learning from doing research in the field of physical sciences. What strategies we can follow doing computer-based research? Okay, देखिए machine learning पे भी बेसिक थिंग्स वही हैं. अब देखें, अब रिसर्च में मैंने तो आपको एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ बताया जी, एक्सपेरिमेंटल व्यू बता दिया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इस तरह हो रही है बिकॉज आई एम अ गाय ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. लेकिन यू हैव मॉड्यूलेशन, आप मॉड्यूलेशन करते हैं, आप थ्योरेटिकल रिसर्च करते हैं. सो अपेरेंटली दे आर इक्वली गुड. जो कि जो आप मॉड्यूलेशन करते हैं, जाहिर बात है उसी को आगे लोग अप्लाई करते हैं. So this is equally, I don't think so कि there is any issue, but depends like मैं हमेशा ये पहले कहता हूँ, go in that area जो एक्टिव हो. आप अगर कंप्यूटर साइंसेस में हैं और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में करना चाह रहे हैं तो आप हमेशा वो फील्ड फाइंड करें जो कि ड्राई ना हो चुका हो. मिसाल के तौर पे आप एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं और कुछ लोग जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री है, या मैं कहता हूँ इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी कुछ ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप पब्लिश कर सकते हैं पेपर कुछ ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हुए. अब सैचुरेट जो ऑलरेडी हो चुका हुआ मींस यू नो एवरी बिट ऑफ दैट थिंग, दैट सिस्टम, तो उसमें पब्लिश करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है. लिहाजा आप पहले ही देखिए, जब जहां पे भी हैं, एक आपका अपना इंटरेस्ट होता है, ओके फाइन, लेकिन एक जर्नल व्यू होता है कि आप उसी फैकल्टी में, उसी डिपार्टमेंट के अंदर जाके उन पेपर्स देखिए अपने सुपरवाइजर्स के, उन्हें चेक कीजिए, भाई ये तो कंटिन्यूस आ रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक हुआ है. तो ये चीज को भी ध्यान रखना चाहिए. लेकिन आई थिंक देयर इज नो मच डिफरेंस. क्या होता ही है कि मैं कंट्रीब्यूशन हमेशा सेम देता हूँ. थ्योरी, मॉड्यूलेशन और एक्सपेरिमेंटल मेरे मुताबिक सारे इक्वल हैं. जब तक आपको थ्योरी का पता नहीं होगा तो एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना. हमने अगर एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हैं तो कहाँ से देखते हैं? थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं. someone done एक someone 2 दफा डन कर लिया. If someone done MSc in dot course, okay, and he wanted to do PhD, continue is allowed to do, yes, some possibilities are there. मतलब उसमें फिर ये होता है कि समटाइम लोग जो है ना आपको यहाँ बुलाते हैं और फिर कहते हैं जी कि yes I want to do my PhD, और वो फिर आपको कुछ एसेंशियल बता देते हैं, कोई 0 सेमेस्टर आपका लगा के, ताकि आप इसको रिसर्च से फेमिलराइज करने के लिए. इट इज पॉसिबल बट नॉट ऑल द इन द यूनिवर्सिटीज. और क्या था जी? बस जी, और कोई चीज? मैडम चैट बॉक्स तो हो गया, आप Q&A किधर चला गया? नहीं, और कुछ नहीं है. So any more thing that you want to discuss? Halima, what else you want? So yeah, there are no more questions, I think. Yeah. Okay, boys and girls, I have a lot of respect for you. You're back home, so I just really want you कि आप, हम लोग तो अपनी इनिंग खेल चुके हैं, अगर हम पहुंच चुके हैं यहाँ तक, but you have to play your inning. So I wish you best, okay, and feel free if you need any assistance, please you can discuss with me, you can write if you'd like. So ये journal thing, and सबसे important चीज ये होती है कि आप लोग never get disappointed. परेशान नहीं होना किसी चीज का, क्योंकि परेशानी किसी चीज का हल नहीं है. और फॉर गॉड सेक एक और चीज मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज इट विल गिव यू पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी. और एक आपने नया काम, एंड मैं कहूँगा अपने जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो ये होता है, देखिए कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हान तआला.
यू आर द अशरफुल मखलूकात। आजकल पिछले चंद सालों में एक नया कारोबार शुरू हो गया है मार्केट में, एक नया प्रोफेशन आ गया जिसे कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। ओके, सो मोटिवेशनल स्पीकर मैंने देख रहा था कुछ एक आध मैंने सुने, मुझे बड़ी हंसी भी आई कि आपका ये हालत हो गई है, यू नीड अ धक्का स्टार्ट, कि हमें धक्का लगाएं, हम 4 दिन के लिए सही हो जाएंगे, फिर हम डाउन हो जाएंगे। सो नो, स्टार्ट बिलीविंग इन यू, यू कैन डू दिस थिंग। सो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और इस चीज पे बिलीव करें। तो कहते हैं ना, जिस चीज का गुमान करेंगे वो हो जाता है। आप इस चीज का तवक्कल रखिए, यू कैन डू दिस थिंग, सो यू विल डू इट। बाकी ये है कि अपने आप को लेट डाउन ना करें, क्योंकि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसने कहा है कि इससे बढ़ के कोई चीज नहीं। ओके, और आई विश यू बेस्ट। दिस इज ऑल आई कैन से। Thank you, Dr. Rashid, for this great webinar. You have enlightened us about research and have broadened the concepts for sure. Well, thank you everyone for joining us today. Hope you have a sound and jolly day ahead. Allah Hafiz everyone.